अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिक स्पेस का चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे, कन्वर्जेंस इन मैट्रिक स्पेसेस। इसमें बेसिकली हमने 3 टॉपिक कवर करने हैं। एक कन्वर्जेंस का जिसको हम आज देखेंगे, उसके बाद कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का है टॉपिक, और उसके बाद बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। तो ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे फंक्शनल एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। First of all, definition: a sequence xn of points of a metric space X is said to be convergent to small x belongs to X if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that t of x and x less than epsilon for all n greater than or equal to n naught। अब कहना क्या चाहता है सिंपल अल्फाज में, अगर हम इसे देखें, वो कहता है कि कोई भी सीक्वेंस उस वक्त सीक्वेंस किसका हो, पॉइंट्स ऑफ मैट्रिक स्पेस का, उस वक्त वो कन्वर्जेंट होता है किसको, स्मॉल एक्स को, जब ख़ास नंबर आप लेते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट। तो आपके पास एक इंटीजर होता है कि आप जब उस सीक्वेंस और उस पॉइंट के दरमियान जब डिस्टेंस लेंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा किससे कम होगा, एप्सिलॉन से कम होगा। और आपका जब ये जो n है, यानी कि ये जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं, ये ख़ास नंबर से ज़्यादा हो जाएंगी। अब बात ये है कि इसमें असल में होता ये है कि ये अगर आपका xn पड़ा है, ये कहीं पे x पड़ा है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अप्रोच कर रहे हैं x को, ठीक है, और वो कहता है कि डी एक्स एन लेस दैन डी एक्स एन एक्स लेस दैन एप्सिलॉन। इसका ये मतलब होता है कि आपका जो सीक्वेंस है वो इस पॉइंट के इतना करीब पहुंच जाए कि एक्स एन और एक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से भी कम रह जाए, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप एक ख़ास नंबर एन नॉट से आपके सीक्वेंस की टर्म ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ करें ये एन नॉट, सपोज कि ये मेरा क्या है, 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जब आपका सीक्वेंस जो है, फ़र्ज़ करें ये x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है, ये xn की जगह n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएं, ये है x100। अब क्या होगा कि वो कहता है कि इसका यही मतलब होता है कि जब आप x100 से आगे जाएंगे ना, x100 या x100 से आगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास आपका जो सीक्वेंस है उसका और उस पॉइंट का, जिस पॉइंट को वो कन्वर्ज कर रहा है, जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से भी कम रह जाएगा। जब आप 100 या उससे आगे जाएंगे तो फिर वो x इंतहाई जो है ये करीब आता जाएगा, यानी ये बहुत सारा डिस्टेंस था। आप फ़र्ज़ करें ये है आपका x100, ये x पड़ा है, ये बिल्कुल क्या आ गया, उसके करीब आ गया है। तो इससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं तो उनके ऊपर क्या होगा, आपका जो xn है वो x के बिल्कुल करीब आता जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक ख़ास नंबर के बाद आने वाली टर्म्स सिर्फ एक यूनिक नंबर को जो है वो अप्रोच करना शुरू कर देती हैं, उस यूनिक नंबर तक पहुंचना शुरू कर देती हैं, और वही x जो है वो क्या होता है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस होता है। इसे अगर मैं डिस्टेंस की ज़बान में लिखूं कि xn हमारा कन्वर्ज करता है x को, ठीक है, इसको यही बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी यही मतलब है कि xn कन्वर्ज कहा जाता है x को, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा d ऑफ xn x जो है ये अप्रोच करेगा किसको, 0 को। उनका डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान, xn और x के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ से आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिमिट के कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि जब आप
आपका जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी, तो आपका सीक्वेंस एक ख़ास नंबर को अप्रोच कर जाएगा। इसको हम कहते हैं कि हमारा सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा एक्स को, और ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं किसका, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल एक्स है वो क्या कहलाता है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। एक्स इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम एक थ्योरम देखेंगे कि जो हमारे पास लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज यूनिक। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के अंदर जो लिमिट है वो यूनिक होती है। इसका ये मतलब है कि वो जो सीक्वेंस है वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट, यूनिक पॉइंट को अप्रोच करेगा, एक से ज़्यादा पॉइंट को नहीं करेगा। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेट xn be a convergent सीक्वेंस। ये क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मीट्रिक स्पेस के अंदर इफ लेट x and y be two distinct point। ठीक है, x और y जो है क्या है, वो क्या है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। तो अगर ये डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो आपने याद रखना है कि इनके दरमियान जो फासला है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये मीट्रिक स्पेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं। फासला, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कब ज़ीरो होगा, जब इनके दरमियान जो डी ऑफ एक्स वाई वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दिया एप्सिलॉन का, और वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इतने तक ये हमारी सपोजिशन होगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, ये वाली चीज़ जो है। ठीक, अच्छा उससे आगे चलें। इफ x इज लिमिट ऑफ एक्स एन। ठीक है, अगर x जो है लिमिट है एक्स एन की, लिमिट भी आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि अगर हमारा एक्स एन जो है वो अप्रोच कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है x को, सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो हम लेते हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। ये भाई पूरी डेफिनेशन वो जो हमने स्टार्ट में पढ़ी है ना कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, वो हमने लाजमी लिखनी है। तो n1 सच दैट क्या होगा फिर, डी एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n1। ठीक है, सिमिलरली ये बिल्कुल डेफिनेशन लिखी है भाई जो हम पढ़ रहे हैं। फॉर अगर आपका वाई एन कन्वर्ज कर रहा हो वाई को, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कौन सा, यहाँ पे हम n2 ले लेते हैं, सच दैट, अब इसमें क्या होगा कि आपका डी ऑफ वाई एन वाई ये लेस करेगा एप्सिलॉन बाय 2 से फॉर ऑल n ग्रेटर देन n2। अब यहाँ पे एक सपोजिशन करनी है, इफ n नॉट, ठीक है, ये अगर n1 और n2 का मैक्सिमम हो, ठीक है, इन दोनों से क्या हो, बड़ा हो, तो फिर इन दोनों को हम यूज़ इस तरह लिख सकते हैं, डी एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। ठीक है ना, n1 से n1 और n2 का मैक्सिमम n नॉट हो तो, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 बना लें। और d ऑफ वाई एन वाई, ओके, सॉरी ये एक्स एन ही हमारे पास चलेगा,
ये एक्स एन होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये चूंकि इनकी कंडीशंस जो हैं वो सेम हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को ऐड करेंगे। ऐड 2 एंड 3, ये बन जाएगा डी ऑफ एक्स एन एक्स प्लस डी ऑफ एक्स एन वाई लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर तरतीब से लिख दिया जाए, एक्स एन, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, ये मेट्रिक में पढ़ चुके हैं, इसके जगह इंटरचेंज कर दें। और वैसे आम कॉन्सेप्ट्स की बात है कि ए से बी तक का डिस्टेंस लें या बी से ए तक का, वो दोनों इक्वल होते हैं, तो इसको चेंज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स एन वाई इसको वैसे रहने देंगे, ये जब ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन बन जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये चीज़ किसके बराबर है। इसके ऊपर अगर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी याद हो तो हम डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी, हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ते थे, तो इसको अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो ये बन जाएगा डी ऑफ एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। और इसी तरह इस चीज़ को अभी अभी इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर हमने देखी थी, वो हमने इसको कहा था कि ये एप्सिलॉन के इक्वल है, एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, और दोनों तरफ से एप्सिलॉन से करते हैं डिवाइड, तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप कि 1 लेस देन 1, क्या एक एक से छोटा हो सकता है, विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है, क्योंकि 1 1 की इक्वल हो सकता है ना, 1 1 से बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। इट मीन्स x एंड y आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं है जो हमने स्टार्ट में सपोज किए थे कि ये हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं है। तो फिर क्या है हमारे पास, फिर हम कह सकते हैं कि x एंड y आर द सेम पॉइंट्स, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द sequence is unique, limit of the sequence is unique। यहाँ से हम आगे मूव करेंगे। हमारे पास एक बड़ी वेल नोन प्रॉपर्टी है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। इसको देखते हैं ये क्या होता है। इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज एन एनी रियल नंबर, then for any real number x there exists a positive integer n not such that, अब कहना क्या चाहता है कि अगर कोई भी आप रियल नंबर सपोज करते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन जो कि पॉजिटिव है, तो एक आपके पास एक और पॉजिटिव एन नॉट ऐसा मौजूद होगा कि आप दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी भी टर्म से बड़े होंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम समझेंगे अपनी एक एग्जांपल में इस्तेमाल करके। शो दैट द सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल टू 2 बाई एन ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, बात समझ आ गई होगी कि दो रियल का प्रोडक्ट तीसरे रियल से हमेशा जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, ये बात असल में वो कहना चाह रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और
ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है x। तो यहाँ से हम देखते हैं कि शो दैट द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेस टू 0। तो इसको देखते हैं, लेट करेंगे। जैसा कि हमें पता है एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, 0 है, एनी रियल नंबर है, ठीक है। तो फिर अगर आप dxn और 0 का जो डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस xn माइनस 0 और ये बराबर होगा xn के, ठीक है। और xn क्या था, 2/n, ठीक है, इसके बराबर है। और 2/n जो है वो दोनों पॉजिटिव हैं, तो बेशक आप इसका मॉडुलस वैल्यू हटा दें तो 2/n बन जाएगा, ठीक है। अब यूज़ करेंगे बाय आर की मीडियन प्रॉपर्टी। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं, तो वो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एक एन नॉट इंटीजर हम लेते हैं, एक एप्सिलॉन लेते हैं, तो वो हमेशा जो है किसी भी रियल नंबर से बड़े होंगे। यहाँ पे वो रियल नंबर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x फॉर एनी रियल नंबर की बात हो रही है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं। अब एप्सिलॉन को साइड पे रहने दें और एन नॉट को डिवाइड कर दें, ठीक है। अब मैं ऐसे ज़रा रीअरेंज कर लेता हूँ, 2/n0 लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको पता होना चाहिए कि n जो है, n ग्रेटर देन है किसके, n0 के, ठीक है। अब अगर ये 2/n0 लेस देन है एप्सिलॉन के, तो अगर n0 से मैं बड़ी टर्म ले आऊं यहाँ पे, तो ये टर्म मज़ीद छोटी हो जाएगी, ये बड़ी नहीं रहेगी। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2/n लेस देन एप्सिलॉन, तो इस जो साइन है इनइक्वालिटी, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। n0 जो है वो छोटा है किससे, n से। अगर मैं इससे बड़ी टर्म नीचे डिवाइड करूँ, आपको पता है पूरी पूरी टर्म और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, मेरी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2/n लेस देन एप्सिलॉन। अब जो है इसी चीज़ को अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ d ऑफ xn0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। और ये आपके पास है किसकी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो xn है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, 0 को। यही हमने कहा था कि आप शो करें कि कन्वर्ज कर रहा है किसको, 0 को। तो ये यहाँ पे आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का यूज़ किया है हमने। अच्छा, 2-3 थ्योरम है, ये आप इनकी स्टेटमेंट देख सकते हैं, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। एक बात आपने याद रखनी, अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए तो कमेंट में बताएंगे, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आइकन पे दिया हुआ है उस पे मुझसे लेंगे। कमेंट में मैं आपको थ्योरम नहीं प्रोवाइड कर सकता, उसके लिए आपको व्हाट्सएप रब्ता करना पड़ेगा। पहला थ्योरम है कि अगर आपके पास xn लेस देन इक्वल टू zn लेस देन इक्वल टू yn फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। अब वो कहता है कि इस तरह का सीक्वेंस हो कि yn जो है वो सबसे बड़ा हो, xn सबसे छोटा हो। तो और अगर सबसे बड़ा और वो जो सबसे छोटा है, ठीक है, वो x को अप्रोच कर रहे हो, तो जो उनके दरमियान में सीक्वेंस होगा वो भी x को ही अप्रोच करेगा। और दूसरी है कि अगर xn और yn दो सीक्वेंसेस हों, तो अगर xn x को अप्रोच कर रहा है, yn y को अप्रोच कर रहा है, तो d ऑफ xn yn जो है वो d ऑफ xy को अप्रोच करेगा। थर्ड है कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स में बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर फाइनाइट नंबर्स टर्म्स। कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है, अगर बात करते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की, ये आपने लाजमी याद रखना है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता है कि वो कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद वो जो सीक्वेंस है वो कांस्टेंट बन जाता है। इसका बड़ा इजी प्रूफ है, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। आपको प्रूफ चाहिए आप रब्ता कर सकते हैं, मिलेगा।